हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। तो चलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज मैं वीडियो नंबर 3 लेके आ गया हूँ, लेक्चर नंबर 3। मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया है? अभी तक मैंने बताया कि आखिर ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, इस सब के बारे में बताया है, उसके स्टेप्स बताए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से जो पार्ट है इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर चैम्बर, है ना। ये जो होता है एक्सटर्नल होते हैं, ये क्या होता है? एक्सटर्नल चैम्बर होते हैं। एक्सटर्नल चैम्बर होते हैं, एक्सटर्नल चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये देखिए, ये जो होते हैं, पहला नंबर वाला, इस वाले को अपन क्या बोल देते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ चीजों को। इस वाले को कहते हैं हम आउटर पार्ट ऑफ, है ना, नेजल चैम्बर, है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है? फाइन कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज नाम के बोन पाए जाते हैं पहला नंबर पे। दूसरा वाला, इसमें छोटे छोटे फाइन्स हेयर पाए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद अगर आप बात करो तो इसमें म्यूकस वगैरह भी पाए जाते हैं, म्यूकस। उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे होते हैं नेजल चैम्बर, नेजल नेजल चैम्बर। अच्छा, इसमें सेप्टम होते हैं, पार्टीशन होते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसको दो पार्टों में बांट सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? अपर चैम्बर होते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं, है ना। सेपरेशन होते हैं, सेपरेशन कह सकते हैं। आइए, उसके बाद ये तीसरा नंबर पे कहा जाता है? एक्सटर्नल के बाद चला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल पे, है ना। इंटरनल चैम्बर, इंटरनल चैम्बर कहिए या नॉस्ट्रिल कह लीजिए, नॉस्ट्रिल कह लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल चैम्बर, नल चैम्बर के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आप ध्यान से दे सकते हैं चैम्बर, और देखिए यहाँ पे चैम्बर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, तीसरा नंबर वाला, पहला दूसरा तीसरा है, इंटरनल नॉस्ट्रिल है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इंटरनल के बाद कहाँ पे चले जाएगा? एक्सटर्नल हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, इंटरनल हो गया। इंटरनल के बाद ये चला जाएगा फारियोनेक्स में, फारियानेक्स जिसको कहते हैं फारियानेक्स, है ना। फारियानेक्स हो गया। फारियानेक्स क्या होता है ना, ये कॉमन पैसेज होता है। इसको क्या बोलते हैं? या तो फारियानेक्स कहिए या नेजो फारियानेक्स कहिए, दोनों नाम एक ही है। नेजो 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 फारियानेक्स, नेजो फारियानेक्स के नाम से जानते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है ना, कॉमन पैसेज होता है, पैसेज, है ना। ओएसोफेगस के लिए फूड है ना, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। और किसके लिए होता है? ट्रेकिया के लिए, ओएसोफेगस। और किसके लिए? ट्रेकिया के लिए। अच्छा, ओएसोफेगस का काम क्या है आपको पता है? फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड का पाइप होता है। और ये ट्रेकिया एयर के लिए, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फारियानेक्स के बाद कहाँ चला जाता है? लारियानेक्स, है ना। लारियानेक्स के पास चला जाता है, पांचवा नंबर वाला। इसको अपन कहते हैं साउंड बॉक्स। किसके नाम से जानते हैं? साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, साउंड यहीं से साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड बॉक्स भी कह लेते हैं। छठा नंबर पे आ जाता है। उसके बाद लारियानेक्स के बाद आप ध्यान से, फारियानेक्स हो गया, लारियानेक्स हो गया। अब लारियानेक्स के बाद चला जाता है ट्रेकिया में। अच्छा, यहाँ पे ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया जो होता है ना, इसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग रहता है। इसको क्या होता है? कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, रिंग्स होता है। ये खास तौर पे कैसा होता है? सी शेप्ड का होता है। कैसा होता है ये? कार्टिलेजिनियस रिंग सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। पहला नंबर पे कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, सी शेप्ड होता है। ये
सी सेप्ट इसलिए होता है ना, पार्शियल सी सेप्ट होता है ताकि ये क्या हो सके, आपस में ओवरलैप ना हो सके, ओवरलैप्ड ना हो सके, ना हो सके, ओवरलैप ना हो सके। चलिए 7वां नंबर वाला आप ध्यान रख सकते हैं। 7वां नंबर वाला क्या होता है, ट्रेकिया। अब देखिए आप ट्रेकिया, मैं वैसे फिगर बनाकर सब कुछ समझा दूंगा आपको, आप चिंता ना करें, है ना, एक एक चीज मैं समझा दूंगा। अच्छा आइए, ट्रेकिया के बाद नीचे नहीं दिखेगा, मैं इधर कर लेता हूं, देखिए इधर आइए। ट्रेकिया के बाद आप चले आइए ब्रोंकाई में, है ब्रोंकाई, चलिए ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सब आ जाते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई देख सकते हैं आप, प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद क्या हो जाता है भाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में चला जाता है। दूसरा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये क्या हो जाता है, ब्रोंकाई के बाद क्या हो जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, BRONCHILS, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, और लास्ट में कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई के पास, है ना, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से होकर कहाँ जा जाता है, एल्वियोली में चला जाता है। तो ये तो स्टेप हुए, इतने सारे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। देखिए 6ठा नंबर वाला, 7वां नंबर, उसके बाद 8वां, 9वां, देखिए यहाँ पे 10वां, और यहाँ पे देखिए टर्मिनल 11वां, और यहाँ तक 12 और 13, देखिए यहाँ पे ये सारे पैसेज होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, गैस का एक्सचेंज किया करता है ना। ये हमारे पार्ट है, इस पार्ट से होते हुए क्या होता है, O2 या CO2 जो होते हैं ना अपने पूरे एल्वियोलाई तक पहुंच पाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। तो चलिए हम इस चीजों को फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। तो आइए हम फिगर के द्वारा इस चीजों को और अच्छे से समझाने की आपको हम कोशिश करते हैं। चलिए तो इस चीजों को अब एक बार लिख लो, मैं आपको सारी चीजें एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। इस चीजों को लिख लो, मैं इसका फिगर बनाऊंगा, है ना। चलिए आइए इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं। चलिए आइए जरा सा हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आइए देखिए इधर, देखिए मैं इसको जरा सा मिटा देता हूं। देखिए यहाँ, आइए देखिए मैंने क्या बोला है कि ये ऊपर वाला जो रीजन होता है, ठीक है, इस वाले रीजन में ये जो ऐसा सर्कल टाइप सा है, समझे बातों के नहीं, ये कैसे होता है, यहाँ पे एक प्रकार का कार्टिलेज होता है जिसको अपन लोग हाईलाइन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, कार्टिलेज होते हैं। अब यहाँ पे इसमें फूड ना चला जाए इसके लिए इस पर, है ना, ग्लोटिस पर, इस वाले रीजन को ग्लोटिस भी कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस वाले रीजन पे क्या लगा होता है, ईपी ग्लोटिस लगा होता है, ईपी ग्लोटिस, क्या कहते हैं इसको, ईपी ग्लोटिस होता है, GLOTTIC, ईपी ग्लोटिस, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है। तो ध्यान रखना है अपन को, ग्लोटिस हो गया, ईपी ग्लोटिस, हाईलाइन कार्टिलेज, ग्लोटिस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अलग अलग पार्टीशन होता है, क्या होता है, अलग अलग पार्टीशन होता है, अलग अलग क्या होता है भाई, पार्टीशन होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टीशन होता है, अलग अलग पार्टीशन होता है, अलग अलग क्या होता है, पार्टीशन होता है। आइए देखिए इस पे सी सेप्ट क्या होता है, रिंग होता है, इस तरह का रिंग होता है, देख सकते हैं आप, सी सेप्ट रिंग होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को ट्रेकिया कहते हैं। अच्छा मैंने फारियानेक्स नहीं बनाया, एक साइड यहाँ पे कॉमन बॉक्स होता है जो माउथ से होते हुए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इस साइड में बना लूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि ये नोज है, ये वाला एरिया है, उसके बाद ये यहाँ से एक पाइप ऐसे निकला होता है, ठीक है, ऐसे करके पाइप आता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस तरह से आते चला जाता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। इसके बाद यहाँ पे ना दो तरह के पाइप होते हैं, एक ठो
तो इससे सटा हुआ पाइप निकलता है और एक ठो इस तरह से, है ना, इस तरह से निकल जाता है। और इसी वाले रीजन में ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लगा होता है, कार्टिलेज लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से होते हुए देखिए कॉमन पैसेज होता है, क्या होता है, इस तरह के कॉमन पैसेज होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, अपना एपिग्लोटिस लगा होता है। तो अब आप खाना वगैरह अगर खाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, तो ये फूड के जो पार्टिकल्स है इधर 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 से यहाँ ना आकर, जैसे ही आप स्लोइंग करते हैं तो ये वाले रीजन से ऐसे वैसे करके उठा रहता है, सटा रहता है ऐसे करके, तो ये ढक्कन ना बंद हो जाता है और भोजन आराम से स्मूथली किधर चला जाता है, ओएसोफेगस वाले रीजन में, ओएसोफेगस वाले रीजन में चला जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। और यहां से लगा होता है अपना क्या, ट्रैकिया। देखिए ध्यान से देखिए, यहीं से ये सर्कुलर भाग है, देखिए यहाँ से इस तरह के सर्कुलर भाग है। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह के क्या होते हैं, पार्टीशन होते हैं, यहाँ से और यहाँ से इस तरह के पार्टीशन होते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ वाला फिगर मैं ये पूरा ना बनाकर मैं डायरेक्ट ये वाला फिगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये ऊपर वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फेरियानेक्स कहते हैं ना, फेरियानेक्स, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, फारिया, PHARYNNAX है ना, फेरियानेक्स हो गया। इसी को अपन कहते हैं कॉमन पैसेज। देखिए एयर के लिए भी है और फूड के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका लारियानेक्स, क्या आ जाएगा, लारियानेक्स। तो देखिए साउंड का प्रोडक्शन यहीं से होता है, वोकल कॉर्ड से, यहीं पे, इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब कि अलग अलग वर्टेब्री होती है ना। यहाँ पे 5th नंबर वाला थोरेसिक वर्टेब्री होती है। अब देखिए यहाँ से ना, यहाँ पे आने के बाद अब फिर से क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्टों में बट जाएगा, है ना, इस तरह से बट जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें बढ़ती चली जाती है ना। फिर से ये आगे की ओर बढ़ेगा, फिर से यहाँ पे पार्टीशन हो जाएगा, इस तरह से चीजें होते चली जाती है। और लास्टली आप देख सकते हैं लास्ट में ये किस तरह से बट रहा है, इस तरह से बट जाएगा लास्टली में, देखिए आप इस तरह से बट जाता है। इस सभी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर रह जाते हैं, सब में कार्टिलेज बोन आते हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, कार्टिलेज हर जगह पे सब में आ जाएंगे, ठीक है। इस सभी में चले जाते हैं कार्टिलेज। देखिए आप, सॉरी, चलो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस सभी में रहते हैं, इस सभी में कार्टिलेज रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा, इसका नाम मैंने आपको क्या बोला, लारियानेक्स। उसके बाद ये ऊपर हो गया, सॉरी, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया लारियानेक्स। यहाँ से कहने का मतलब हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, हाँ, लारियानेक्स। उसके बाद ये क्या हो जाए, उल्टा पे बोला, ट्रैकिया, TRACHA, ट्रैकिया, है ना। चलिए एकदम सही है, लारियानेक्स ट्रैकिया है। चलिए अब ये आपका आ जाएगा, आपको प्राइमरी, क्या आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, BRO। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं, इस साइड लिख देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन हो गया, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देख लीजिए आप, सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, फिर परेशान करने लगता है ये सब, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनल्स, ब्रोंक्यूल्स। और लास्टली क्या हो जाएगा, यहाँ से जो जुड़ा हुआ होता है ये एल्वियोलाई होता है। क्या होता है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में ही क्या होता है, एल्वियोली होती है, छोटी छोटी, है ना। ये क्या हो गया अपना एल्वियोलाई, और इसी के अंदर में क्या होता है, छोटा छोटा एल्वियोली होता है, एल्वियोली। तो ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। देखिए किस तरह से चीजें होती है ना। देखिए अगर आगे हम ही पढ़ाएंगे, है ना, वुमेन है, आगे हम ही पढ़ाएंगे आपको कि भाई इसमें 2 जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होते हैं, एक रिस्पायरेटरी जोन होते हैं। कंडक्टिंग जोन यहाँ से लेके प्राइमरी ब्रोंकाई तक का जो रीजन होता है, समझे बातों को, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो रीजन होता है, उस सभी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कौन सा जोन, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन के नाम से जानते हैं। और एल्वियोलाई और एल्वियोली, इसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी जोन, रिस्पायरेटरी जोन के नाम से जानते हैं।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्पायरेटरी जोन क्या। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे, यहां तक आपने कहा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जो ब्रोंकाई होता है ना, वहां तक ट्रैकिया से लेके सब जगह क्या होते हैं, ये कार्टिलेज नाम के जो हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं ना, ये रिंग वाला, वो कहां तक प्रेजेंट रहता है, टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई में ना नहीं होता है, तो ध्यान रखना है कहां से नहीं पाया जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकाई में रिंग नहीं पाया जाएगा, यानी कि कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना है। तो आप यहां तक आराम से लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, फिर हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। चलिए, कंडक्टिंग जोन और रिस्पायरेटरी जोन के बारे में। चलिए, तो आगे की ओर हम बात करते हैं। आइए, यहां तक आपने समझ लिया होगा अच्छे से, तो चलिए हम फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब भाई, रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो दो तरह के जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग और दूसरा रिस्पायरेटरी। मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, यानी कि इस वाले पार्ट से, इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंका, यानी कि पूरे नीचे तक अगर आप बात करते हो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक प्राइमरी सेकेंडरी तक सब के सब जो पार्ट हो जाएंगे वो कंडक्टिंग जोन के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां पे मैंने लिख भी दिया आसपास में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिंग जोन कहेंगे। वही चीज मैंने आपको बताने की भी कोशिश की है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि रिस्पायरेटरी जोन उसको कहेंगे जो एल्वियोलर डक्ट से लेके एल्वियोलाई तक के जो रीजन होंगे उसको रिस्पायरेटरी जोन कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों का काम एक ही है, इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैस। यहां देखिए, ब्रिंग यानी कि एयर को लाता है टू द बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाए रखता है। तो ये सारे इसके कंडीशन है, याद रखना है। और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ये भी याद रखना है, ह्यूमिडिफिकेशन में काम आता है। ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, इसका काम है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, उसको भी ये क्या करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है। तो चलिए आगे की ओर हम थोड़ा प्रोसीड करते, यहां तक की बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे। चलिए आइए, चलिए सभी को मिटा देते हैं एक बार। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म। वो देख रहे थे माइक कभी कभी कट अप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अकेले सब कुछ करने में थोड़ा से तो मुश्किलें आती ही हैं। चलिए आइए, देखिए आप लोग के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। आइए, मैकेनिज्म 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 ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आइए हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म पे थोड़ा सा बात कर ले। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उस पे जरा सा हम बात करते हैं। आइए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ब्रीथिंग की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई ये दो रूपों में बटा होता है, एक इंस्पायरेशन या इसी को कहते हैं इनहेलेशन, और दूसरा जो होता है जिसका नाम है क्या, एक्सपायरेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। चलिए दोनों पे बात करते हैं। अच्छा, इसी दोनों के जो प्रोसेस होते हैं इसी को अपन क्या कह लेते हैं, ब्रीथिंग। अच्छा, एक और नाम भी दिया जाता है ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन को के लिए, है ना, क्या, वेंटिलेशन। बताया था मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में ही ये बात बताया था वेंटिलेशन के बारे में। वेंटिलेशन ये एक मेडिकल टर्म है। वेंटिलेशन बोलते हैं ना डॉक्टर लोग कि वेंटिलेशन पे डाल दो, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन चढ़ा दो, है ना, वेंटिलेशन। चलिए अब आइए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं।
चलिए आइए देखिए, सबसे पहले अगर इंस्पायरेशन को की बात करेंगे तो क्या होता है, जरा सा सोचिए आप। जब हम एयर को इनहेल करते हैं उस समय क्या होता है हमारे शरीर में भाई, जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लेस रहते हैं। अपने जो अंदर का जो भाग है उसमें क्या होता है, लेस होता है। समझ रहे बात हो ना, एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि आपको पता है प्रेशर हमेशा गमन करती है ना, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है और हमारे जो थोरेसिक केव है, समझ रहे बात हो ना, अपना जो लंग्स है उसके अंदर की जो प्रेशर है वो कम होती है। तो अब ज्यादा वाला हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो गमन करेगा ही। तो वही कंडीशन होता है। जैसे ही हम लोग इनहालेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन में लिख लेते हैं। चलिए हाँ, इंटर पल्मोनरी प्रेशर्स, इंटर पल्मोनरी प्रेशर, इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज, है ना, लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। चलिए ये बात ध्यान रखना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। चलिए देखिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 1 मिनट रुकिएगा जरा। चलिए इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, पहला बात। अच्छा, इसी चीज को ना हम लोग निगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। कौन सा प्रेशर, निगेटिव प्रेशर के नाम से जानते हैं। अच्छा, निगेटिव प्रेशर। अच्छा, इसमें ना जैसे कि मैं यहाँ पे लंग्स थोड़ा सा बना लेता हूं, देखिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कंडीशन में देखिएगा जरा सा, इस तरह से चीजें, यहाँ पे मैंने क्या किया, एयर लिया, है ना, O2 कहाँ, बाहर से लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर इधर, ठीक है, इधर और इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। O2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब भाई O2 जैसे ही इधर की ओर बढ़ेगा, अब जरा से समझने की कोशिश करिए, इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। O2 है ना, थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा अंदर में। तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है, रिब्स लगा दो आप, ठीक है, रिब्स से जुड़ा रहता है, मैं मानता हूँ रिब्स है। यहाँ पे ये जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम थोड़े से दिख कम रहे होंगे आपको, नीचे हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायफ्राम। डायफ्राम की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में चले जाते हैं। जैसे मैं मान लो मैंने ऐसे इनहेल किया तो क्या हुआ, हमारा इसके अंदर जो थोरेसिक केज है वो, उसमें तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन अपना ये डायफ्राम, ये वाला जो एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको साइड में पहले बता दूं, यहाँ पे ये चीज पहले देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आप बात करते हैं, समझे बात हो कि नहीं, कि ह्यूमन बींग में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, अपने ये अपने जो चेस्ट है ना उसकी हम एक बार स्थिति बता देते हैं आपको। चलिए सबसे पहले अगर आप बात कीजिए कि डॉर्सली, तो डॉर्सली जो है, डॉर्सली क्या है अपने, बताइए। डॉर्सली साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है अपना, वर्टिब्रल कॉलम है ना, थोरेसिक केव की बात कर रहा हूं मैं। वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं। चलिए उसके बाद अगर वेंट्रली बात करें, वेंट्रली का मतलब सर, डॉर्सली का मतलब पीछे वाले भाग से, वेंट्रली सामने से क्या है, कौन सी है बोन्स बताइए, स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है सर, स्टर्नम है, क्या है अपना, स्टर्नम, है ना, ध्यान रख सकते हैं। ये खंजर जैसी बोन्स है, स्टर्नम बोन, जिसको अपनी जो रिब्स है उसको ये क्या करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर वाला जो है, अगर आप बात कीजिएगा साइड से, लेटरली अगर व्यू आप देखते हैं, लेटरली अगर आप व्यू देखते हैं, लेटरली व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, रिब केज दिखेगा, क्या दिखेगा,
रिब केज दिखेगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी रिब्स केज दिखेगा, क्या दिखेगा, रिब केज दिखेगा, है ना, रिब केज दिखेगा। चलिए, और अगर आप बात करते हैं डाउन, है ना, लोअर साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, लोअर साइड जिसको कह सकते हैं, वहां पे क्या दिखेगा आपको, डायाफ्राम दिखेगा, है ना, डायाफ्राम दिख जाएगा। तो ये तो अपना पोजीशन हो गया। इस तरह से हमारे कहने का मतलब जो अपन ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म कर रहे थे ना, इस तरह से हमारे थोरेसिक केज है, समझ रहे बात हो ना, थोरेसिक केज है, इसी तरह से रहते हैं, है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं डोर्सली भाग, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, है ना, रिब केज है, सॉरी RIBS, रिब्स केज हो गया, तो ध्यान रख सकते हैं, डायफ्राम है, इस तरह से। आइए अब हम बात कर रहे थे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं। एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है ना, यहाँ पे मोर हो जाता है, मोर क्यों हो जाता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फेयरिक प्रेशर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसको हम लोग कह लेंगे पॉजिटिव प्रेशर। अब ये क्या करेगा, अपना शरीर से बाहर निकालेगा एयर को, क्यों, क्योंकि अपने शरीर यानी कि इस थोरेसिक केव में, समझ रहे बात तो नहीं, इसमें वॉल्यूम ज्यादा हो गया, अब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया, बाहर के प्रेशर से ज्यादा, अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा, इसीलिए बाहर की ओर भागता है, समझ रहे बात तो कि नहीं। जब कम होता है तो हम इनहेल करते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो हम एक्सहेल करते हैं, तो ये रिदम चलते रहते हैं, इसी कारण से ये रिदम चलते रहता है। अच्छा, अगर आप बात करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे रिब केज को, तो आपको और थोड़ा सा स्पष्ट होगा। देखिएगा यहाँ पे मैं एक बार बना लेता हूँ रिब केज, यहाँ देखिए आप, है ना, यहाँ पे ये वाला रीजन अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन देखते हैं, ये वाला रीजन अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले जगह पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, O2 बाहर की ओर चला जाएगा, तो बेचारा ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसमें वॉल्यूम की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, लो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाता है, समझे बात तो कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेज में चला जाएगा, किस स्टेज में चला जाएगा, रिलैक्स, तो ध्यान रखिएगा, डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स स्टेज में चला जाता है, किस स्टेज में चला जाता है, रिलैक्स स्टेज में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारे चीज तो मैकेनिज्म हुए। अब हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, यहां तक अगर आपको समझ में, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे हम, देखिए प्रेशर हमेशा जो ट्रेवल करेगा, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, लो प्रेशर, सिंपल सी बात आप समझो ना, जैसे मैं मान लो मैं एक फिजिक्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा फिजिक्स लगा कर, जैसे मानो कि अगर कोई ट्रेन स्पीड में मोशन कर रही है, आ रही है, ठीक है, आप वहां पे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, वो बहुत तेजी से आई, तो आपको ऐसा महसूस होता है ना, जैसे ट्रेन चली जाती है तो लगता है कि जैसे पीछे से कोई धक्का मार दिया है ना, पीछे से आपको उधर की ओर खींचने का काम करता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां से ट्रेन गुजरती है ना, वहां पे पहले तो प्रेशर नॉर्मल रहता है हर जगह का, लेकिन ट्रेन का स्पीड होने के कारण प्रेशर को भी लेके चली जाती है, तो वहां पे लो प्रेशर हो जाता है। तो उस प्रेशर को भरने के लिए, समझ बात हो ना, पीछे वाला प्रेशर क्या करता है, तेजी से आगे की ओर जाता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे खींच रहा था, ट्रेन खींचने का काम कर रहा है, समझ रहे बात हो ना। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो खाली स्थान को भरने का काम करता है वो प्रेशर। आपको भी पता है, जब तक कोई चीज बैलेंस नहीं होता है, समझ रहा, अनबैलेंस रहता है, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये नेचर का ही नियम है कि हर चीज को वो अपने आप में क्या करने का काम करता है, इक्वल करने का काम करता है। चलिए, तो ये सारा कंडीशन हुआ, आप इसको लिख लो, उसके बाद आगे की ओर हम चलते हैं। चलिए, तो आगे की ओर हम चले, आइए हम बात करते हैं। चलिए अब मिटाते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं किस पे, चलिए रिस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम पे, किस पे, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम पे आइए बात करते हैं, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम पे बात करते हैं। आइए, रिस्पायरेटरी
कैपेसिटी एंड वॉल्यूम पे बात करेंगे। एंड वॉल्यूम, देखिए ये रिस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम क्या होता है, एक बार हम बात कर लेते हैं इस पे अच्छे से। आइए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम की जरा सा बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम में जो है वो टीवी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? टीवी। टीवी फॉर टाइडल वॉल्यूम, टीवी फॉर अच्छा ऐसे लिख लो, टाइडल वॉल्यूम के बारे में क्या होता है आइए बात करते हैं। टीवी है ना, टीवी किसको कहते हैं? ठीक है, नॉर्मल 500 ml के करीब में होता है, मैं मानता हूं, है ना। द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ऐसे लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स the volume of lungs, sorry, the volume of air, the volume of air in a lungs, the volume of air in a lungs to a normal, है ना, expiration and inspiration, to a normal expiration, normal expiration and inspiration, देखिए है ना, कितना होता है? आपसे कोई कहेगा नॉर्मल टीवी कितना होता है तो कहिएगा 500 ml। कितना होता है? 500 ml। क्या मैंने लिखा है देखिएगा, यानी कि आपके लंग्स में जो एयर है ना, वो नॉर्मली जब आप एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, उसके दौरान जो बच जाता है उसको कितना होता है? लगभग 500 ml के अप्रोक्स में। पहला बात। दूसरा बात आ जाइए, टाइडल वॉल्यूम के बाद अब हम बात करेंगे IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आइए वॉल्यूम पर बात करते हैं। सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है उस पर जरा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, क्या बोल सकते हैं आप? द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, है ना, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, है ना, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स में होगा, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स आर respiration, breathing with forcefully, ऐसे लिखिए, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स आर इंस्पायर लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्पायर इन फोर्सफुली रिस्पायरेशन, इन फोर्सफुली, भाई फोर्सफुली रिस्पायरेशन, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फोर्सफुली रिस्पायरेशन क्या होता है यार भी, चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? द एडिशनल वॉल्यूम, ये लंग्स में एडिशनल वॉल्यूम है। इंस्पायरेशन के दौरान जब हम श्वास को लेते हैं उसके दौरान अगर फोर्सफुली हम क्या करते हैं, सॉरी, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के दौरान, उसी चीज को हम लोग IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? 2500 से, है ना, 3000 ml होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है IRV। उसके बाद क्या है? ERV, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए बात करते हैं क्या है ये। देखिए ध्यान से देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? द एडिशनल, देख रहे हैं, द एडिशनल, चलिए, द एडिशनल देखिए, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना, आर एक्सपायर इन
forcefully expiration is called ERV। क्या होता है? ERV होता है। चलिए, अगर हम ERV की बात करते हैं, किसकी? ERV की बात करते हैं, तो क्या होता है? ध्यान रख सकते हैं आप, ERV 1100 से लेके टू 1200, सॉरी ERV 1000 से 1200 होता है, ज्यादा नहीं होता है। 1000 से 1000 टू 1100 होता है ml। तो ध्यान रख सकते हैं, एनसीईआरटी का डेटा मैं लिख रहा हूं। चलिए, अब हम बात करेंगे, टीवी बात कर लिए, IRV बात कर लिए, ERV बात कर लिए। अब हम बात करेंगे RV, रिजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है रिजिडुअल वॉल्यूम? उसके बाद हम बात करेंगे RV के बाद, आप इसको लिख लो एक बार, है ना। RV के बाद हम आपको बात करेंगे IC, है ना। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, चलिए RV पे बात करते हैं, रिजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, अब हम बात करते हैं रिजिडुअल, तीसरा नंबर वाला, है ना, RV। RV को क्या कहते हैं? रिजिडुअल RESIDUAL, रिजिडुअल वॉल्यूम। चलिए, तो अगर आप RV की बात करते हैं तो रिजिडुअल वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, है ना, रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर, क्या बोल सकते हैं? इवन आफ्टर, यहां पे लिख दू, इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, इवन आफ्टर फोर्सफुली, ये बात याद रखिएगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, बच्चे बड़े गलती करते हैं। RV जो होता है, रिजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, ये ज्यादा नहीं होता है, ये लगभग 1100 टू 1200 ml के करीब में होता है। तो ध्यान रखिएगा डेटा, 1100 ml से कितना होता है? 1200 ml होता है। चौथा नंबर वाला आप ध्यान रख सकते हैं, RV रिजिडुअल वॉल्यूम के बाद क्या है? IC। क्या होता है? IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होता है? एक बार देखिएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, देखिएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स में ही रहेगा, प्रेजेंट इन लंग्स, है ना, प्रेजेंट इन लंग्स, है ना, नॉर्मल रिस्पायरेशन, आफ्टर नॉर्मल रिस्पायरेशन, है, आफ्टर नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। ये क्या होता है? इसमें ना IRV प्लस क्या आ जाता है आपका? TV आ जाता है। देखिए, IRV प्लस क्या आ जाएगा आपका? TV, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, IRV प्लस TV। तो अगर आपको कैलकुलेट करके बताना होगा तो IRV बताइए कितना होता है, जल्दी से बोलिए। 2500 से 3000, चलिए 2500 से 3000 के अप्रॉक्स में ले लेंगे भाई, 3000 के करीब में ले लेंगे। चलिए, और TV कितना ले सकते हैं बताइए? TV तो सिंपल सी बात है सर, 500 होता है, 500 ml के करीब में होता है। तो देखिए चांसेस क्या है, यहाँ पे दो चांसेस है, या तो आपको 3000 टू क्या हो सकता है? 3500 ml के करीब में चला जाएगा। तो देखिए, आपसे कोई पूछेगा IC कितना होता है, तो 3000 से 3500 के रिस्पेक्ट में जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे IC के बाद FRC। चलिए, यहां तक अगर आप लिख लिए तो हम जरा सा इसको मिटाएं। अब आइए हम बात करते हैं FRC पे। क्या है FRC, उस पर जरा सा बात कर ले। चलिए, देखिए हम बात करते हैं FRC पे। FRC इसको कहते हैं फ्री रिजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, आइए इसमें उतना सारा नहीं हम बात करेंगे। फ्री रिजिडुअल कैपेसिटी,
कैपेसिटी, फ्री रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, इसमें भी ना नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। इवन आफ्टर लंग्स में ना जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाता है ना, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, एयर इवन आफ्टर क्या किया जाता है, फोर्सफुली रेस्पायरेशन किया जाता है, ठीक है ना, सॉरी इवन आफ्टर है ना, इवन आफ्टर नॉर्मल रेस्पायरेशन फोर्सफुली वीसी में, सॉरी वीसी कह रहे हैं, फोर्सफुली हो गया आपको किसमें, याद कीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम में है ना, रिमेनिंग, चलिए फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल रिस्पायरेशन, तो ध्यान रख सकते हैं आप नॉर्मल रिस्पायरेशन। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एफआरसी के अंतर्गत आखिर आता कौन कौन है ना, ये बड़ा जरूरी है। आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी आ जाता है और प्लस क्या आ जाता है आपका, टीवी आ जाता है, आईआरवी प्लस टीवी आ जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको एक मिनट, हाँ ठीक, पांचवा बीसी की बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ये क्या होता है, ये सबसे लास्ट है। चलिए वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं। तो ये वाइटल कैपेसिटी सबसे सिंपल है, आप ध्यान रख सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी देख लीजिए आप, है ना, इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे से, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ, है ना, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ लंग्स आफ्टर even and after forcefully expiration, even and after कैसा होता है, forcefully expiration, तो ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये किस को कवर अप करता है ना, तो VC इक्वल टू कोई कहेगा तो कहिएगा VC इक्वल टू ERV प्लस, है ना, RV प्लस टीवी आ जाता है, RV प्लस क्या आ जाएगा आपका, टीवी आ जाएगा। देखिए इसमें दोनों आ गया, RV प्लस टीवी आ गया, तो आपको जोड़ के कहेगा तो आप जोड़ सकते हैं। ERV का RV का सबका पता है, ERV का कितना होता है जल्दी से बताइए, 1000 से 1200 1100। RV का आपको रेजिडुअल वॉल्यूम का आपको पता ही है वॉल्यूम, टीवी का 500 होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का कितना 1100 से 1200 होता है, टोटल जोड़ के आप बता सकते हैं, तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर पे होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी देता है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके बारे में क्या लिखना, टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसको TLC लिख देते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, क्या इसको लिखना हो तो क्या इसमें सब आ जाएगा। देखिए IRV प्लस ERV प्लस क्या आ जाएगा, TV प्लस क्या आ जाएगा बताइए, प्लस 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 TV के बाद क्या आ जाएगा, RV, तो सब कुछ आ गया इसमें, देख लीजिए आप, है ना, तो यही हो गया। तो ये अपन को याद रखने हैं। तो यहां तक हमने किसके बारे में बात कर लिया, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए आपको मैं समझ के चलूं कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस चीजों को आप अच्छे से पढ़ो, फिर से मैं इसके आगे अगले वीडियो शूट कर दूंगा, है ना, आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना। चलिए।